गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 3 नवंबर और आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे प्रीवियस ईयर बीपीएससी का और साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जाम बिहार के जिसमें कि बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको क्वेश्चन को साथ ही साथ करते चलेंगे। हम जो है डिटेल्स में पढ़ चुके हैं बिहार एंशिएंट का, दैट मीन्स प्राचीन बिहार का इतिहास। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास, ये दो पार्ट जो है इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं और उसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ये कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से जो है बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बिहार टर्म इसलिए आया है कि बिहार में जो है बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक विहार करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। आपको ये बता चुके हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है 16 महाजनपद का उदय हुआ और इसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो है मगध जनपद था और मगध जनपद जो है बाद में हर्यक वंश, बिंबिसार और मौर्य वंश के नेतृत्व में जो है पूरे भारत में अपना सत्ता काबिज करता है। तो ये प्रारंभ कब से होता है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था विश्व की जो है वो वैशाली थी और वैशाली जो कि आधुनिक रूप से बिहार में पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस राज्य में हुआ था? तो आप आंसर देंगे बिहार। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है या किया गया था? तो ये लिच्छवी गणराज्य जो है लिच्छवी गणराज्य, ये भी एक 16 महाजनपदों में से एक जनपद था और वैशाली यहाँ का जो है कैपिटल था, राजधानी था। तो ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। पुनः जो है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बिहार एसआई और बिहार पुलिस में। अगला प्रश्न है राजकुमारी चेहलना कौन थी? तो राजकुमारी चेहलना जो है ये वज्जी लक्ष्मी की राजकुमारी थी, जिनका की विवाह जो है हर्यक वंश के राजा के साथ हुआ था। वो राजा का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है 6ठा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का था। आपको अगर हम पूर्व का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है? बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद जो उसका पुत्र अजातशत्रु बनता है और अजातशत्रु को जो है प्रीतिहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर राजसत्ता को अपनाया था। और हर्यक वंश को जो है प्रीतिहंता वंश भी बोला जाता है क्योंकि जितने भी शासक हुए प्रीतिहंता वंश, क्योंकि पिता की जो है हत्या करके शासन सत्ता उसका पुत्र काबिज होता है। अगला प्रश्न है अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था? तो यह किला जो है उसने बनाया था राजगृह में अजातशत्रु ने, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो अजातशत्रु जो है ये वज्जी वैशाली को जो है पराजित नहीं कर सका था। उसमें क्या किया था इसने? 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर का ये है अवंती। वज्जी में तो फूट डाला था, वज्जी में जो है फूट डालकर किसके नेतृत्व में? वर्षाकर
के नेतृत्व में फूट डालकर जो है उसको तोड़ दिया था, फिर अपना लिया था, लेकिन अवंती जो है उसको पराजित नहीं कर सका था। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो राजधानी का चयन उदयन के जो है किया था। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो कुछ बुक में आपको मिलेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु किया था, लेकिन उसको राजधानी के रूप में जो है उदयन ने स्थापित किया। दैट मीन्स कि राजगृह से राजधानी उदयन जो है लेकर गया था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है 11वां कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है ये उदयन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका आंसर बीपीएससी उदयन को माना है। तो आप जो ऑप्शन के अनुसार कार्य करेंगे। अगर उदयन नहीं रहेगा तो अजातशत्रु भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उदयन ज्यादा याद रखना है क्योंकि बीपीएससी इसको पूछ चुका है 2 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन हुआ? तो शिशुनाग वंश जो है उसने शासन किया उदयन के बाद। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? एकराट जो है ये उपाधि धारण की है किसने? महात्मा ये महापदम नंद द्वारा जो है एकराट की उपाधि धारण की गई है। अब उसके बाद देखेंगे 14वां प्रश्न ये है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासक किसको? घनानंद। घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद जो है वो सिकंदर महान के समकालीन था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है तो विभिन्न एग्जामों में, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश के शासन की जो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल जो है ईंट आपको लकड़ी का बना हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। ये भी जो है बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह ग्रंथ जो है आपको विशाखदत्त है, जिसकी इनके बुक में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन दैट मीन्स दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की विजय जो है चंद्रगुप्त के नेतृत्व में हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 21वां कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। अगला प्रश्न है 22वां मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है ये तक्षशिला था शिक्षा का। 23वां प्रश्न है पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। ये इसलिए इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य होगा क्योंकि यहाँ पर आप उदयन जो है ऑप्शन में नहीं है। तो ये इस तरह के प्रश्न अगर जो पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था और इसी पुस्तक में इंडिका में जो है मौर्य नगर प्रशासन
प्रशासन के बारे में जो है डिटेल्स में चंद्रगुप्त मौर्य ने चर्चा किया है वृहत रूप से, और मेगास्थनीज ने, और इसने बताया है कि नगर जो है वो छह भागों में विभक्त था और सभी जो है विभाग में 5 सदस्य होते थे। ये पूरे डिटेल्स में नगर प्रशासन के बारे में इंडिका में बताया गया है। और इसी इंडिका में ये भी बताया गया है कि इस समय जो है भारत में दास प्रथा जो है मौजूद नहीं थी, जबकि भारत में उस समय दास प्रथा थी। इससे ये प्रतीत होता है कि जो यूरोप या यूनान था उसमें दासों की स्थिति जो है भारत की बनस्पत बहुत ही दयनीय थी। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 26वां, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है ये इंडिका में है। अभी जस्ट आपको डिटेल्स में बताया कि इंडिका जो कि मेगास्थनीज की एक पुस्तक है उसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो सेंड्रोकोटस से जो है ये विलियम जोन्स ने पहचान कराई, क्योंकि आप जब देखेंगे यूनानी इतिहासकार कहें या यूनानी आक्रांताओं के साथ जो है या सिकंदर के साथ जो है कुछ लोग आए थे, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में इंगित किया है या नामित किया है, और उसकी पहचान कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है इसको विलियम जोन्स ने उजागर किया या पहचाना। तो आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का अभिप्राय है वैसी भूमि जहाँ जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी, उसको सीता भूमि के रूप में जो है कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है मस्की लघु शिलालेख। इसके अनुसार जो है मस्की, लेकिन गुर्जरा, मस्की, नेत्तूर, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं। इन 4 अभिलेखों में जो अशोक ने अपने को अशोक नाम से इंगित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो भाषा जो है पाली भाषा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है अशोक के प्रस्तर अभिलेख देश के प्रतीक थे। ये जो है प्रतीक है प्रशासन व्यवस्था का, कि इनका जो है प्रशासन या इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, ये भी इसको जो है इंगित करता है अशोक का अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जो है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता जो है वो थे बिंदुसार, जबकि बिंबिसार जो है अजातशत्रु के पिता थे। ये ध्यान में रखना है, बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक ने जो धम्म बताया है उसमें एक नैतिकता पर जोर दिया है, नैतिकता पर जोर दिया है, सामाजिक कल्याण के बारे में कहा गया है इस धम्म में, और ये भी कहा गया है कि धम्म जो है एक धार्मिक आचरण है, वो भी सभी धर्मों को मिलाकर। इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उसमें जो है बड़ों को सम्मान, माता पिता को सम्मान, धार्मिक सहनशीलता आदि सारे तथ्यों को समाहित किया गया है। अतः इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था,
वो कौन था आपको बताना है। किसने हुनों को पराजित किया था? तो हुनों को जो है पराजित करने वाला गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त था। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो है वृहद्रथ था और वृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और करीब जो है 187 ईस्वी पूर्व में जो है इस मौर्य वंश का नाश होता है या वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश की स्थापना हुई। जैसा कि अभी हम ऊपर भी बता चुके हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न ये है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो देवनाम प्रिय जो है ये अशोक ने अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी दैट मीन्स देवताओं का प्रिय देवनाम प्रियदर्शी के रूप में देवनाम प्रिय के रूप में अपने आप को राजा अशोक ने शिलालेख में वर्णन करवाया है। अगला जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब ये प्रश्न आपको है मध्यकाल से संबंधित, तो मध्यकालीन बिहार से। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये जो है आपको खंडित हुआ दिखेगा मध्य काल में शैक्षणिक राजनीतिक रूप से। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिहार को अपने साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था। हालांकि अगर ऑप्शन जो है आपको तुगलक वंश से रहेगा तो फिर तुगलक आ जाएगा, उससे पहले जो है अगर जो बख्तियार खिलजी है तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही ये है तो अकबर जो है बाबर और हुमायूं वो बिहार तक नहीं आ पाया था। हालांकि हुमायूं बिहार आया था लेकिन वो शासन सत्ता काबिज नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये है अली मर्दन को। ये इसके बारे में कल हम अपने वीडियो में डिटेल्स में चर्चा भी कर चुके हैं, परसों। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक ने शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक था जो कि बिहार से संबंधित रहते हुए भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ये प्रथम बिहारी शासक था जो कि दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा था। अगला है किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पटना शहर किया? तो ये जो है शेरशाह ने किया था और इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। जबकि आप तुगलक काल देखेंगे तो तुगलक काल में जो है ये बिहार शरीफ जो है बिहार की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार में समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये शेरशाह सूरी के समय में। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन हुआ? ये शेरशाह सूरी हुआ। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट करने वाला ये बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी न केवल नालंदा विश्वविद्यालय अपितु विक्रमशिला विश्वविद्यालय और साथ ही साथ ओदंतीपुर विश्वविद्यालय
इन तीनों को जो है नाश करने वाला ये बख्तियार खिलजी ही था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 10वां कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने ये मिलाया 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था। तो बिहार का महत्व जो है, इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली और बंगाल के मार्ग में स्थित था। हालांकि ये भी इसका एक महत्व रहा है कि यहाँ पर जो है सोडा का उत्पादन बिहार में होता था और यहाँ से इसका व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी। तो ये 12 अगस्त 1765 को दिया था और इलाहाबाद की जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी संधि के तहत जो है ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था। तो मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। अगला प्रश्न है, 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये फैक्ट्री था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इसको जो है हम लोग जब आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज जो है यहीं पर अपना वीडियो रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।